दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। इस समय कहानी की इकाई जो चल रही है, आज यह अंतिम लेक्चर है, क्योंकि यूपी हायर के पाठ्यक्रम में जो भी कहानियाँ लगी हुई हैं वो सारी कहानियाँ कराई जा चुकी। आज अंतिम है और वह है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक आज अंतिम कहानी है और फिर इसी पर आधारित आपको पीडीएफ भी दिया गया, इसी पर आधारित लेक्चर भी आप देख रहे हैं और इसी पर आधारित प्रश्न भी रात की लाइव कक्षा में कराया जाएगा। अब इस कहानी के बाद से आगे जो प्रारंभ होगा वो होगा आप लोगों का अन्य विधा। अन्य विधा में संस्मरण है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है। इस पर चर्चा हम लोग प्रारंभ करेंगे अब मलबे का मालिक के बाद, यानी आज ये अंतिम कहानी के बाद। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आप भी अब नई इकाई से जुड़ना चाहते हैं कि नई इकाई से पढ़ें, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं 8052584004 या 9721462740 पर। तो चलिए शुरू करते हैं मलबे का मालिक कहानी। लेकिन इससे पहले हम लोग मोहन राकेश के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे मलबे का मालिक पर, तब आएंगे। तो मोहन राकेश की कहानियाँ कौन कौन सी हैं और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। मोहन राकेश, जिनका मूल नाम मदन मोहन गुगलानी है, इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। इनका देहांत 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में हुआ। मोहन राकेश लेखक, अध्यापक, नाटककार और उपन्यासकार भी थे। इनके 3 विवाह हुआ था प्रारंभ से अंत तक, यानी पहली पत्नी सुशीला थी, दूसरी पुष्पा थी, तीसरा नीता औलख थी। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं, क्योंकि मोहन राकेश प्रारंभ में आप देखेंगे तो प्रारंभ में प्रयोगशील कहानीकार रहे हैं। मोहन राकेश प्रारंभ में प्रयोगशील कहानीकार रहे हैं। प्रयोगशील कहीं पर लिखना चाहें तो आप लिख लें, प्रयोगशील कहानीकार रहे हैं। और यह प्रयोगशीलता उनके नाटकों में भी देखने को मिलती है। खैर, अभी उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। उन्होंने 1962-63 में सारिका पत्रिका का संपादन किया। साहित्य के क्षेत्र में समकालीन लोग उन्हें महानायक के रूप में जानते थे, महानायक कहते थे। मोहन राकेश के जो उपन्यास हैं वो है अंधेरे बंद कमरे, नहाने वाला कल, अंतराल, एक, कई, अकेले, कांपता हुआ दरिया, स्याह और सफ़ेद, गुंझल, नीली रोशनी की बाँह। अब जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्या है कि अंधेरे बंद कमरे, नहाने वाला कल, अंतराल, ये उपन्यास जानते हैं। लेकिन यह भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, कई, एक, अकेले उपन्यास ये भी मोहन राकेश का है। कांपता हुआ दरिया उपन्यास ये भी मोहन राकेश का है। स्याह और सफ़ेद उपन्यास भी मोहन राकेश का है। गुंझल उपन्यास और नीली रोशनी की बाँह, तो ये सभी मोहन राकेश के ही उपन्यास हैं। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता था तो कम से कम अब आप लेक्चर देख रहे हैं तो इस तरीके से नई जानकारी तो आपको मिल रही है। तो इसको लिख लीजिए वीडियो रोककर, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। वैसे मोहन राकेश ने सर्वप्रथम एक पटकथा लिखा था। उस पटकथा का नाम जानते हैं? अगर नहीं जानते तो उसे भी लिख लीजिए, दिन ढले। पटकथा का नाम था दिन ढले। दिन ढले। मोहन राकेश के नाटकों की अगर बात करें तो मोहन राकेश के 4 नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे है, पैर तले की ज़मीन, जो कि इनका अधूरा है, जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया। तो मैं वही अभी आपको बता रहा था कि मोहन राकेश के नाटकों पर प्रयोगशीलता दिखाई देती है, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन जो कि 1958 ईस्वी का है, लहरों के राजहंस जो कि 1963 ईस्वी का है, आधे अधूरे जो कि 1969 ईस्वी का है, उन सब में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। खैर, पैर तले की ज़मीन तो पूरा ही नहीं हो सका था। प्रयोगवादी कवियों, कहानीकारों और नाटककारों का मुख्य जो प्रतिपाद्य है वो व्यक्तित्व का विभाजन रहा है, और इसे किसी ने निजी संदर्भों में देखा और किसी ने व्यापक संदर्भों में देखा। अगर यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन देखें तो आषाढ़ का एक दिन में यह पहला प्रयास मोहन राकेश का है जिसमें प्रयोगशीलता को उन्होंने दिखाया है। जब मैंने आषाढ़ का एक दिन पढ़ाया तो वहाँ पर बताया था आप लोगों को
पूरा डिटेल बताया है कि इसमें यह नाटक जो है आषाढ़ का एक दिन, ये कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है, ध्यान रखना, काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। और इसी के माध्यम से मोहन राकेश ने साहित्यकार की उन भूमियों की तलाश की है जो उसकी सर्जना की प्रेरक बिंदु हैं। क्योंकि कालिदास मल्लिका से कहता, याद होगा आप लोगों को, कि मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और मेघ है, यहाँ की हरितिमा है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालक हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। तो खैर यहाँ पर ये सारी चीज़ें चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसे फिर समय आपका जाएगा। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं। मोहन राकेश का यहाँ पर अगर हम लोग एकांकी की बात करें तो एकांकी अंडे के छिलके हैं। अंडे के छिलके के अलावा और भी एकांकी हैं, जैसे आप देखेंगे बीज नाटक, जैसे आप देखेंगे शायद, जैसे आप देखेंगे हाँ, ऐसे हाँ रहेगा। तो यहाँ पर ये इनके नाम भी लिख लीजिए, बीज नाटक का नाम लिख लीजिए, शायद का नाम लिख लीजिए, हाँ का नाम लिख लीजिए, जो इसमें मेंशन नहीं पीडीएफ में। ये बार बार आप लोगों को बताया ही जाता है कि इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। जो चीज़ें अलग से हैं बताई जाएँ, समझाई जाएँ, उन पर ध्यान रखें। अब इसके बाद में मोहन राकेश के निबंध संग्रह की बात करें तो परिवेश है, यात्रा वृत्तांत, आखिरी चट्टान तक है, आत्मकथात्मक रचना, अतिरिक्त सतरें हैं, समय सारथी जीवनी संकलन मोहन राकेश का है, जिसमें 12 लोगों की जीवनियाँ संकलित हैं। अब वो 12 कौन कौन से हैं समय सारथी में? तो गौतम बुद्ध का है, सुकरात का है, 4 खंड हैं, 3-3 करके दिया गया है। गौतम बुद्ध हैं, सुकरात हैं, अशोक हैं, जॉन ऑफ आर्क हैं, कबीर, मीरा, स्वामी दयानंद, भगत सिंह, वाल्टियर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मार्टिन लूथर किंग। मोहन राकेश के कहानी संग्रह की अगर हम लोग बात करें तो इंसान के खंडहर इनका पहला कहानी संग्रह है। इंसान के खंडहर इनका पहला कहानी संग्रह है, जो कि 1950 में प्रकाशित हुआ था। मोहन राकेश का इंसान के खंडहर में जो संकलित कहानियां हैं, ये कहानियां आप देखेंगे एक लेखक के रूप में उनकी पहचान बनाती हुई कहानियां हैं। इनमें वह अपने आसपास के जीवन की खुली आंखों देखते हैं और काफ़ी कुछ प्रेमचंद और यशपाल की तरह मंदिरों में धर्म के नाम पर पलने वाली विद्रूपताओं का उद्घाटन करते हैं। क्योंकि इंसान के खंडहर में आप देखेंगे, खंडहर जो है, खंडहर में मोगा जो पात्र है, खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोगों को नहीं चल रही, फिर भी थोड़ा बताते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि मोगा तहसील में अमृतसर आए चेतराम को लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने के बहाने मंदिर का पुजारी गोस्वामी हाथ से आकार बना बनाकर बताता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। नए बादल कहानी संग्रह, जानवर और जानवर कहानी संग्रह, एक और ज़िंदगी कहानी संग्रह, फौलाद का आकाश कहानी संग्रह, आज के साए कहानी संग्रह, मेरी प्रिय कहानियाँ संग्रह। लेकिन यहाँ पर जो मलबे का मालिक है, वो मलबे का मालिक किस में संकलित है? तो मलबे का मालिक नए बादल कहानी संग्रह में संकलित है, जो कि चौथी कहानी है क्रम से अगर देखें। अभी उसकी आगे बात करेंगे। इंसान के खंडहर कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ संकलित हैं? तो 11 कौन कौन सी हैं इसे लिख लीजिएगा, या आप नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि आप देखेंगे कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि यह कहानी किसकी है। भले आपको नहीं याद है कि इंसान के खंडहर में संकलित है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए किसकी कहानी है। मिलान के लिए प्रश्न आ जाता है। जैसे अगर पूछ लिया गया कि आद्रा कहानी किसकी है, अब आप कहेंगे सर नहीं पता है, मोहन राकेश की है। तो ऐसे मिलाने के लिए प्रश्न आ जाते हैं। दोराहा कहानी किसकी है, या धुंधला दीप कहानी किसकी है। नए बादल कहानी संग्रह में कुल 16 कहानियां संकलित हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मलबे का मालिक किस में संकलित है। तो मलबे का मालिक नए बादल कहानी संग्रह में संकलित है। खैर बाद में
और भी संग्रहों में आप देखेंगे कि इसे संकलित किया गया है, लेकिन सबसे पहले नए बादल में है, तो इसलिए यही आपका सही होगा कि सबसे पहले तो जब लिखा गया तब इसे नए बादल में संकलित किया गया है। इसमें पहली कहानी है नए बादल, दूसरी है उसकी रोटी, तीसरा है सौदा कहानी और चौथा है मलबे का मालिक। फिर मंदी कहानी है फटा हुआ जूता। फटा हुआ जूता बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न बन सकता है कि किसका है। मरुस्थल कहानी भी महत्वपूर्ण है, एक बार पूछा भी गया है। भूखे कहानी, शिकारी कहानी, उलझते धागे कहानी, छोटी सी चीज़ कहानी, सीमाएं, उर्मिल जीवन यहाँ भी संकलित है, पहले कहानी संग्रह में भी संकलित है। एक पंख युक्त ट्रेजेडी कहानी, एक और जिंदगी कहानी संग्रह में कुल 9 कहानियाँ संकलित हैं। ये भी पूछा जाता है कि एक और जिंदगी किसकी कहानी है। आज की टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे तो ये भी मैंने दिया है आप लोगों को। आज की टेस्ट सीरीज अगर आप हल किए होंगे तो आपको मिला होगा। सुहागिनी कहानी, बेगुनाहों बेलज्जत कहानी, मिस पॉल कहानी पूछी जा चुकी है एक बार परीक्षा में। आदमी और दीवार कहानी, वारिस कहानी भी एक बार पूछी जा चुकी है। हक हलाल, बस स्टैंड की एक रात, जीनियस कहानी भी एक बार पूछी जा चुकी है। एक और ज़िंदगी आज भी मैंने टेस्ट सीरीज में दिया और ये भी पूछी जा चुकी है परीक्षा में। तो ऐसा नहीं है कि जो आपके पाठ्यक्रम में मलबे का मालिक है और मलबे का मालिक पढ़ लिया आपने, बस आप कहें बस मैंने तो पढ़ लिया, सिलेबस हमारा तो तैयार हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, खुद आप जाकर देखिए। मेरी बातों पर यकीन मत करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद आप जाकर देखिए आपके पाठ्यक्रम में जो भी कहानियाँ पूछी गई हैं, जो भी निबंध पूछे गए हैं, जो भी रचनाएं पूछी जा रही हैं, वह रचनाएं आप देखें उस रचनाकार की हैं जिस रचनाकार की रचना आपके पाठ्यक्रम में लगी है। जैसे उदाहरण के रूप में मलबे का मालिक कहानी आपके पाठ्यक्रम में है, तो अब मोहन राकेश की और भी कहानी या उनके निबंध या उनके उपन्यास या उनके नाटक आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है ये नाटक किसका है, ये निबंध किसका है, या ये उपन्यास किसका है। तो इसलिए इस तरीके से पढ़ें तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न करके आप सफल हो जाएंगे। अब आगे बात करें मेरी प्रिय कहानियाँ संग्रह। मेरी प्रिय कहानियाँ संग्रह में 10 कहानियाँ संकलित हैं। वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आप देखेंगे परमात्मा का कुत्ता पूछा गया है। परमात्मा का कुत्ता पूछा गया है कि ये कहानी किसकी है। एक ठहरा हुआ चाकू, ये महत्वपूर्ण है, इस बार के लिए ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में मलबे का मालिक कहानी की बात करें। मलबे का मालिक में चित्रित स्थान कौन कौन सा है। जो चित्रित स्थान में अमृतसर है, लाहौर है, और अमृतसर का बाजार बांसा का दृश्य पूरा दिखाया गया है। प्रमुख पात्र में अब्दुल गनी है, रखा पहलवान है, चिरागदीन है, आसिफ अली है, मनोरी है, रामदासी है, जुबैदा, किस्वर, सुल्ताना है। ये सब इसमें पात्र हैं। यह कहानी नए बादल कहानी संग्रह में संकलित है, जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नया बादल कहानी संग्रह, नया बादल कहानी संग्रह में प्रारंभ से चौथे स्थान पर संकलित है यह कहानी। इस कहानी में 1947 के देश विभाजन की त्रासदी का अंकन किया गया है। देश विभाजन का अंकन किया गया है। वैसे जब मोहन राकेश की बात आती है तो मोहन राकेश की अगर प्रतिनिधि कहानियों में हम देखें तो एक और जिंदगी, जो मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक और जिंदगी, तो एक और जिंदगी है। एक और जिंदगी आज के ट्रेजिक तनाव को पूरी तरह से आंकती है। मनुष्य ना तो छूटी हुई जिंदगी को छोड़ पाता है और ना चुनी हुई जिंदगी को अपना पाता है, और यही एक और जिंदगी में दिखाया गया है। खैर, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मलबे का मालिक, जो कि विभाजन की पृष्ठभूमि पर दिखाया गया है। विभाजन की त्रासदी का अंकन इसमें किया गया है। 1947 के भारतवर्ष के राजनीतिक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मनः स्थिति पर यह आधारित है। देश के विभाजन की परिणति व्यापक रक्तपात में ही नहीं हुई है, बल्कि दो संप्रदायों के बीच दुराव, संदेह, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं
में भी हुई है। यानी इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की मालिकियत किस तरह से बसे बसाए घरों को सामाजिक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मलबे में तब्दील कर देता है, उसे बाखूबी बताया गया है। व्यक्तिगत स्वार्थ का दायरा जब स्तर तक बढ़ जाता, राष्ट्र स्तर तक बढ़ जाता है, तो देश विभाजन की त्रासदी जैसा मलबा उद्घाटित होता है। हाँ, अपनी इस क्रूरता को मजहबी कपड़ा पहना देना बड़े हस्तियों के लिए आम बात है। विभाजन की त्रासदी झेल रहा देश दंगों की ज्वाला से सुलग रहा है। वैसे अगर विभाजन की बात करें तो विभाजन पर केवल यहाँ पर मोहन राकेश ही नहीं लिख रहे हैं। विभाजन पर आप देखेंगे विद्यालंकार की एक कहानी है। विद्यालंकार, विभाजन की त्रासदी पर आप देखेंगे विद्यालंकार की कहानी है, एक और हिंदुस्तानी का जन्म। विद्यालंकार की कहानी है, एक और हिंदुस्तानी का जन्म। आप लिखना चाहें लिख लें, एक और हिंदुस्तानी का जन्म, एक और हिंदुस्तानी का जन्म, एक और हिंदुस्तानी का जन्म लिख लिया। वहीं उपेंद्र नाथ अश्क का लिख लीजिए, उपेंद्र नाथ अश्क का टेबुल लैंप में भी आप देखेंगे तो टेबल लैंप में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। टेबल लैंप में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो इसे वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं टेबल लैंप। तो ये सब कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस कहानी में दंगों की आड़ में स्वार्थ साधना भी दिखाया गया है। दंगों की आड़ में स्वार्थ साधना भी दिखाया गया है। जहां देश मजहब के नाम से मलबे में तब्दील हो रहा है, वहीं रखा पहलवान जैसे निकम्मे लोग भी खुद मजहब का आला मानते हुए निर्लज्ज स्वार्थ के लिए चिराग जैसे मेहनत परस्त पारिवारिक लोगों का निर्मम अंत कर देते हैं। उसके परिवार के लोगों का अंत कर देते हैं। उनके परिवार के लोगों में आप देखेंगे जुबैदा, किशोर, सुल्ताना, इन लोगों का अंत कर देते हैं। अब्दुल गनी 7.5 साल बाद लाहौर से अमृतसर आते हैं। कितने साल बाद? तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि कितने साल बाद, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। रखा पहलवान के बाद जो मलबा है वहां का, उस मलबे का मालिक कौन बन जाता है? तो उस मलबे का मालिक आप देखेंगे एक कुत्ता बन जाता है। इस मलबे का वास्तविक मालिक अब्दुल गनी है, लेकिन अब यह मलबा उसके किसी काम का नहीं है। यह मलबा अब क्या हो गया है? मलबा कुत्तों का रैन बसेरा हो चुका है। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर जो बताया गया, इन चीज़ों पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। अब इसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में जो मूल कहानी है, उस मूल कहानी पर आते हैं। लेकिन मूल कहानी पर आने से पहले मोहन राकेश का जो ये मलबे का मालिक है, इसमें जो मलबा है वो मलबा किसका प्रतीक है? अगर ये परीक्षा में पूछा जाए तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि मलबा किसका प्रतीक है। जो मलबा है वो मलबा किसका प्रतीक है? वो तो मकान का मलबा है, लेकिन मलबा है किसका प्रतीक? मलबा बहसीपन की चरम परिणति है। मलबा बहसीपन की चरम परिणति है। पागलपन और उन्माद का जीवंत प्रतीक है। मलबा पागलपन और उन्माद का जीवंत प्रतीक है। इसके रचाव में अपेक्षित सांकेतिकता और तनाव है। इसमें सामाजिकता से वैयक्तिकता की ओर और बाह्यता से आंतरिकता की ओर जो यात्रा की गई है, जिस कहानी में जो लिखा गया है, उसमें वे भोक्ता भी हैं और दृष्टा भी हैं। मोहन राकेश। अब आते हैं मूल कहानी पर। आप समय दें 7-8 मिनट,
तो ये कहानी पढ़ देते हैं, पूरा कहानी का वाचन सुनिए और क्या महत्वपूर्ण है वह आपको बताते चलेंगे। होता यह है कि आप सोचते हैं कि ठीक है कहानियाँ तो हम पढ़ ही लेंगे, बाद में देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और बाद कभी नहीं आता है। फिर आप बाद के चक्कर में रह जाते हैं और कहानियाँ छूट जाती हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन पर आपका ध्यान नहीं जाता है। और अगर यहाँ 10 मिनट का आप समय देंगे, कहानी का वाचन पूरा सुनेंगे, क्या महत्वपूर्ण है वो देखते चलेंगे, तो एक कहानी भी आपके सामने पूरी हो जाएगी, पूरा वाचन भी हो जाएगा, महत्वपूर्ण तथ्य भी तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो भी साहित्य के अभ्यर्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं मूल वाचन। पूरे 7 साल के बाद, कितने साल, तो 7 साल के बाद लाहौर से अमृतसर आए थे। लाहौर से अमृतसर क्या करने, हॉकी का मैच देखने। हॉकी का मैच तो बहाना ही था, उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों और बाज़ारों को देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां के हर चीज़ को देख रही थी कि जैसे वह शहर साधारण ना होकर एक खास आकर्षण का केंद्र है। ये किसके लिए है, अब्दुल गनी के लिए। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीज़ों को याद दिला रहे थे। देख फतहदीना मिस्री बाजार, कहाँ कहाँ का दृश्य है, किसके किसके दुकानों की जिक्र हुई है, इस पर ध्यान रखिएगा। देख फतहदीना मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। वही नुक्कड़ पर किसकी दुकान थी, तो सुक्खी भटियारन की दुकान थी, भट्टी थी, जहाँ पर वह पान वाला अब बैठा हुआ है। यह नमक मंडी देख लो, खान साहब यहाँ की एक एक लाइन वह नमकीन होती थी कि बस। बहुत दिनों के बाद बाज़ारों में तुर्रेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्की टोपियाँ दिखाई दे रही हैं। लाहौर से आए हुए मुसलमानों में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर छोड़कर जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर आती है और कहीं अफसोस घिराता है। वल्लाह कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ से सबके सब मकान जल गए? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी, किसकी बात की गई, हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना। अब यहाँ वो मोची ने कब्जा कर रखा है। किसकी दुकान थी, किसने कब्जा कर रखा है, इसके जोड़े को बनाने के लिए भी प्रश्न आ सकता है। और कहीं कहीं ऐसे भी, क्योंकि सुक्खी भटियारिन की दुकान पर कौन है, पान वाला है, आसिफ अली की दुकान पर कौन है, मोची। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते, वली यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। तो जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उसकी ओर देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर संकित से रास्ते हट जाते हैं, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते हैं, यानी गले मिलने लगते हैं। ज़्यादातर वह आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं। सुना है सालमी गेट का बाजार पूरा नया बना है। और किस जगह की बात है, कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। वहाँ का रिश्वतपुरा, वहाँ के किस जगह की बात हो रही है, रिश्वतपुरा, क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है, नाम बदल दिया गया है। कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, ये ठीक है। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती है कि लगता है कि लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है। लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है, जिसके हालात जानने के लिए वे उत्सुक है। लाहौर से आए हुए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को खामखा खुशी का अनुभव होता था। बाजार बांसा, जो कि अमृतसर का एक उपेक्षित सा बाजार है, जो विभाजन से पहले गरीब मुसलमान की बस्ती थी, वहाँ ज़्यादातर बांस और सहतीरों की ही दुकान थी, जो सबकी सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बांसा की आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बांसा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपने लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वो आग काबू में आ गई
आ तो गई, पर उसमें मुसलमानों के साथ एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें तो फिर से खड़ी हो गई हैं, लेकिन जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच में मलबे के ढेर अजीब सी वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बांसा में उस दिन की चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के ज़्यादातर बासिंदे तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें ज़्यादा लौटकर आने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बूढ़ा मुसलमान ही उस वीरान बाजार में आया, और वहाँ की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाएं हाथ को जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके कदम अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वो हिचकिचाकर वहाँ बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे निश्चय नहीं हुआ कि वो गली वही है या नहीं जिसमें वो जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी काड़ा खेल रहे थे। कौन सा खेल खेल रहे थे? कीड़ी काड़ा खेल खेल रहे थे। और कुछ अंतर पद 2 स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरी को गालियां दे रही थी। सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। अब इस तरीके का प्रश्न आ सकता है कि सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली, कथन किस कहानी का है? मलबे का मालिक, सिक्का बदल गया, अमृतसर आ गया, है ना, परिंदे। तो इस तरीके से बहुत सारी विभाजन के आधार पर जो कहानियां हैं, तो ऐसे नाम दिए जा सकते हैं। बूढ़े मुसलमान ने धीरे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसके घुटने पाजामे से बाहर को निकल रहे थे और घुटनों के थोड़े ऊपर ही उसकी शेरवानी के 3-4 पैबंद लगे थे। गली में एक बच्चा रोता हुआ बाहर को आ रहा था। उसने उसे पुचकार कर कहा, इधर आ बेटे, आ इधर देख, तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगा। बच्चा क्षण भर के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसने होठ बिसूर लिए और रोने लगा। एक 16-17 वर्ष की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे की बाँह पकड़कर उसे घसीटते हुए गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी बाँह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे बाहों में उठाकर अपने साथ चिपका लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर मेरा वीर, रोएगा तो तुझे वह मुसलमान पकड़ कर ले जाएगा, मैं वारी जाऊं, चुप कर। बूढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वो वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतारकर उसने वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने जरा जरा कांप रहे थे। उसने गली में जाकर गली के बाहर की बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहाँ पहले ऊंची ऊंची सातिरियाँ रखी रहती थीं, वहाँ अब तक 3 मंजिला मकान खड़ा है। सामने बिजली के तार पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ होकर बैठी थीं। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वो कई पल धूप में उड़ते हुए जर्रों को देखता रहा। फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता हुआ गली की ओर आया और बुढ़े को वहां देखकर उसने रुककर पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस तरह खड़े हैं? बूढ़े मुसलमान की छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी हुई और उसने होठों पर जबान फेरकर नवयुवक को ध्यान देखते हुए पूछा, बेटे तेरा नाम मनोरी तो नहीं? तो सबसे पहले अब्दुल गनी को कौन मिलता है, यह भी प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले कौन मिलता है? तो मनोरी। नवयुवक ने चाबियों का गुच्छा हिलाना बंद करके मुट्ठी में ले लिया। आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? 7.5 साल पहले तू बेटे इतना सा था। यह कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। अब आप आज पाकिस्तान से आए हैं? मनोरी ने पूछा। हाँ, मगर पहले हम इसी गली में रहते थे, बुढ़े ने कहा। मेरा लड़का चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था। चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ। चिराग और उसकी बीवी बच्चे तो नहीं मिल सके, मगर मैंने कहा कि एक बार मकान की सूरत ही देख लूँ। और उसने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरते हुए आंसुओं को बहने से रोक लिया। आप तो शायद काफ़ी पहले ही यहाँ से चले गए थे, मनोरी ने स्वर में संवेदना लाकर कहा। हाँ बेटे, मेरी बदबख्ती थी कि पहले अकेला निकलकर चला गया। यहाँ रहता तो उनके साथ मैं भी। और कहते कहते उसे एहसास हुआ है कि उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उसने बात
मुंह में रोक ली, मगर आंख में आए हुए आंसुओं को बह जाने दिया। छोड़िए गनी साहब, अब बीती बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोहरी ने गनी की बांह पकड़कर कहा, ये आपको घर दिखा दूं। गली में खबर इस रूप में फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है, जो किसके लड़के को? रामदासी के लड़के को। गौड़ पात्र भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए पात्रों में मैंने रामदासी का नाम प्रारंभ में दे रखा है। रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था, उसकी बहन उसे पकड़ घसीट लाई, नहीं तो मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर पाते ही जो स्त्रियां गली में पीछे बिछाकर बैठी थी, पीढ़े बिछाकर बैठी थी, वह अपने अपने पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गई। गली में खेलते हुए बच्चों को भी उन स्त्रियों ने पुकार पुकार कर घरों में बुला लिया। मनोहरी जब गनी को लेकर गली में आया तो गली में एक फेरी वाला रह गया था, या कुएं के साथ उगे हुए पीपल के नीचे रखा पहलवान बिखर कर सोया दिखाई दे रहा था। घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से अलबत्ता कई चेहरे झांक रहे थे। गनी को गली में आते देखकर उनमें हल्की हल्की चेमे गोइयाँ शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद लोगों ने चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचान लिया था। वह आपका मकान था। मनोहरी ने दूर से एक मलबे की ओर संकेत किया। गनी पल भर के लिए ठिठक कर फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखता रह गया। चिराग और उसके बीवी बच्चों को मौत को वो काफ़ी अरसा पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस रूप में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई उसके लिए तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से ज़्यादा खुश्क हो गई और घुटने भी और ज़्यादा कांपने लगे। वह मलबा? उसने अविश्वास के स्वर में पूछा। मनोहरी ने उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखा। उसने उसकी बांह को और सहारा देकर ठहरे हुए स्वर में उत्तर दिया, आपका मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी का सहारा लेता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंचा। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी। उसमें जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें फंसी थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें न जाने कब का निकल गया था। केवल जले हुए दरवाजे की चौखट न जाने कैसी बची रह गई थी, जो मलबे में से बाहर को निकली हुई थी। पीछे की ओर तो जली हुई अलमारियां और बाकी थीं, जिनकी कालिक पर अब सफ़ेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। मलबे को पास में देखकर गनी ने कहा, यह रह गया है, यह। और जैसे उसके घुटने जवाब दे गए और जली हुई चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा लगा और उसके मुंह से बिलखने की आवाज़ निकली, हाय ओए चिराग दीना। जले हुए किवाड़ की चौखट 7.5 साल मलबे में से सिर निकाले खड़ी तो रही, मगर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरी हो गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेसे झड़कर बिखर गए और कुछ रेसे गनी की टोपी और बालों पर भी आ गिरे। लकड़ी के रेसे के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा। लकड़ी के रेसों के साथ एक केचुआ भी नीचे आ गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच की दूरी के साथ बनी ईंटों की पटरी पर सरसराने लगा। वह अपने लिए सुराख ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, मगर दो एक बार सिर पटक कर और निराश होकर दूसरी ओर मुड़ जाता। खिड़कियों में से झांकने वाले चेहरे की संख्या पहले से अधिक हो गई थी। उसमें चेमोगोइयाँ चल रही थीं कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चेमोगोइयाँ मतलब आपसी बातचीत, औरतों की आपसी बातचीत जो है, फुसफुसाहट से एक दूसरे में। चिरागदीन का बाप गनी आ रहा था, इसलिए 7.5 साल पहले की सारी घटना आज खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे ये मलबा ही गनी की सारी कहानी सुना देगा। शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था। ये क्या हुई थी घटना, वो घटना अब यहाँ बताया जा रहा है कि शाम का समय था। चिरागदीन अपने कमरे में खाना खा रहा था जब रखा पहलवान ने उसे नीचे बुलाया और 1 मिनट आकर एक ज़रूरी बात सुन जाए कहा। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। हिंदुओं पर ही उसका काफ़ी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ पर कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां किस्वर और सुल्ताना खिड़कियों में से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी के बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर खींच लिया और उसे गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, ना रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय मुझे बचाओ, जुबैदा मुझे बचा। और ऊपर से जुबैदा चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ भागी। रखे ने एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करते हुए बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को घुटने से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है बहन के, तुझे पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले। और इस तरीके से रखा पहलवान ने चिरागदीन की हत्या कर दी और जुबैदा के नीचे पहुंचने से पहले उसने चिराग को पाकिस्तान दे दिया।
आसपास के घरों की खिड़कियां बंद हो गई। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया। इन किवाड़ों में से उन्हें देर तक जुबैदा, किस्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाज़ सुनाई देती रही। रखे पहलवान और उनके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान देकर विदा कर दिया। यानी रखा पहलवान ने चिरागदीन, उसकी पत्नी जुबैदा और लड़कियां किस्वर और सुल्ताना को भी समाप्त कर दिया, उनकी हत्या कर दी। मगर दूसरे ताबिल रास्ते से उनकी लाशें चिराग के घर में ना मिलकर बाद में नहर के पानी में मिली। 2 दिन तक चिराग के घर की खाना तलाशी होती रही। जब उसका सामान लूटा जा चुका तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी। रखे पहलवान ने कसम खाई थी कि वो आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उसने उस मकान पर नजर रखकर ही चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी खरीद रखी थी, मगर आग लगाने वाले का पता ही नहीं चल सका। उसे जिंदा गाड़ने की नौबत तो बाद में आती। वह अब 7.5 साल में रखा पहलवान उस मलबे को अपनी जागीर समझता आ रहा था, जहां न वो किसी को गाय भैंस बांधने देता था, न खोंचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी अनुमति के कोई ईंट भी नहीं उठा सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि सारी कहानी जरूर किसी न किसी दिन गनी के कानों तक पहुंच जाएगी। जैसे मलबे को देखकर उसे अपने आप की सारी घटना का पता चल जाएगा और गनी मलबे की मिट्टी नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे की चौखट को बाह में लिए हुए रो रहा था। बोल चिरागदीना बोल, तू कहाँ चला गया? ओए ओ किस्वर, वो सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओए गनी को कहाँ छोड़ दिया? और भुरभुरे किवाड़ से कड़ी के रेसे झड़ते आ रहे थे। पीपल के नीचे सोए हुए रखे पहलवान को किसी ने जगा दिया या वह वैसे ही जाग गया, ये जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है। उसके गले में थोड़ा झाग उठाया जिससे उसे खांसी हो आई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की ओर देखकर उसकी छाती से धौंकनी का सा स्वर निकला और उसका निचला होंठ थोड़ा बाहर की ओर फैलाया। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसा है? मलबा हमारा है। पहलवान ने झाग के कारण घबराई हुई आवाज़ में कहा, मगर वो वहाँ पर बैठा है। लच्छे ने आंखों में रहस्यमय संकेत लाकर कहा, बैठा है, बैठा रहे, तू चिलम ला। उसकी टांगें थोड़ी फैल गई और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेरा। मनोरी ने अगर उसे कुछ बताया उताया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यमय दृश्य देकर कहा, मनोरी की सामत आई है। लच्छे चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठा कर हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर उसके हाथ में दिया तो उसने कस खींचते हुए पूछा, और भी तो किसी ने गनी की बात नहीं सुनी? कहता, नहीं, ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। लच्छे ने देखा कि मनोरी मलबे की तरफ से गनी के बाह पकड़े हुए आ रहा है। वह उकड़ होकर चिलम के लंबे लंबे कस खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की ओर देख रही थी। मनोरी गनी की बाह पकड़े हुए उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे पहलवान को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते ना पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले से अस्पष्ट ही घबराहट हुई, पर वो बोला कुछ नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीचे करके कहा, मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिरागदीन का बाप। पहलवान ने संदेहपूर्वक दृष्टि से उसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर चमक आ गई थी। सफ़ेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियाँ फैल गई थीं। रखे का निचला होठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया? गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, परंतु पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वो पीपल के तने का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चमगोइयाँ तेज हो गई। अब दोनों आमने सामने आ गए तो बात जरूर खुलेगी, फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को कुछ नहीं कह सकता। अब वो दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा ना इसका है ना गनी का है, मलबा तो सरकार की मिल्कियत है। किसी को गाय का खूंटा नहीं लगने देता। मनोरी भी डरपोक है। उसने गनी को बताया क्यों नहीं कि रखे ने ही चिराग और उसकी बीवी को मारा है? रखा आदमी नहीं है, साण है।
दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या रह गया है। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ मिट्टी देखने आया हूँ। बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तू सच पूछ रखे, तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को जी नहीं करता। और उसकी आंखें छलछलाई। पहलवान ने फैली हुई टांगें समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी और कस खींचने लगा। तू बता रखे, ये सब हुआ किस तरह। गनी आंसू रोकता हुआ आग्रह के साथ बोला, तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वो चाहता तो वह तुम में से किसी के घर नहीं छिप सकता था। उसे इतने भी समझ नहीं आई। ऐसा ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज़ में कुछ अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होंठ गाढ़ी लार से चिपक से गए हैं। उसकी मूंछों के नीचे से पसीना उसके होंठों पर आ रहा है। उसके माथे पर किसी चीज़ का दबाव पड़ रहा है और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान के क्या हाल हैं? उसने वैसे ही स्वर में पूछा। उसके गले की नसों में तनाव आ गया था। उसने अंगोछों के बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। मैं क्या हाल बताऊं रखे। गनी दोनों हाथ से छड़ी पर जोर देकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल पूछो तो यह खुदा ही जानता है। मेरा चिराग साथ होता तो बात थी रखे। मैंने उसे समझा था कि मेरे साथ चला चल, लेकिन वो अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर कैसे जाऊं। यहाँ अपनी गली है, कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा ना सही, बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों जनों ने जान दे दी। उसे तेरा बहुत भरोसा था, कहता था कि रखे के रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जब आनी गई तो रखे ने रोके ना रुक सकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही थी। उसे अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अतड़ियों के पास जैसे कोई चीज़ उसकी सांसों को जकड़ रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके पैरों के तलुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में फुलझड़ियाँ सी ऊपर से उतरती और उसकी आंखों के सामने से तैरती हुई निकल जाती। उसे अपनी जबान और होठों के बीच अंतर कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछों से होठों के कानों को साफ किया और फिर मुंह से निकला, हे प्रभु, सच्ची तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने लक्षित किया कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे गहरे हो गए हैं और वो उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, जी हल्का न कर रखिया, जो होनी थी सो हो गई। उसे कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेक की नेकी रखे और बद की बदी माफ़ करे। मेरे लिए चिराग नहीं, तुम लोग हो तो मुझे आकर इतनी ही तसल्ली हुई कि उस ज़माने की कोई तो यादगार है। मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे, जीते रहो, खुशियाँ देखो। और गनी छड़ी पर दबाव देकर उठ खड़ा हुआ। चलते उसने फिर कहा, अच्छा रखे पहलवान, याद रखना। रखे के गले से स्वीकृति की मध्यम सी आवाज़ आई। अंगोछा बीच में लिए हुए उसने दोनों हाथ जुड़ गए। गली के वातावरण को हसरत भरी नज़र से देखता हुआ धीरे धीरे गली के बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चिगमोइयाँ चलती रहीं कि मनोरी ने गली के बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा। गनी के सामने रखे का तालू किस तरह खुश्क हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा, बेचारी कितनी अच्छी थी, कभी किसी से मंदा बोल नहीं बोली। रखे मरदूद का घर न घाट, इसे किस माँ बहन का लिहाज था। और थोड़ी ही देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आईं। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 12-13 बरस की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खरखराता रहा, चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहाँ से गुजरते हुए उससे पूछा, रखे साह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था। कहता आया था। रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया, फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर पहलवान रोज़ की तरह गली के बाहर बाईं ओर की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज़ अक्सर वो रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज़ दे देकर बुला रहा था और उन्हें सट्टे के गुड़ और सेहत के नुस्खे बताया करता था। मगर उस दिन वो लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण सुनाता रहा। उस दिन वो किसका विवरण सुनाता था? कौन सुनाता था? लच्छे पहलवान। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है
कि कहाँ का जिक्र सुना रहा था, जो उसने 15 साल पहले की थी। यानी वैष्णो देवी की यात्रा कब की थी? तो 15 साल पहले की थी। लक्ष्य को विदा करके वो गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित, किस पंडित? लोकू पंडित की भैंस को खड़ी देखकर वो रोज की आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा। तो कभी कभी गौड़ पात्र भी पूछे जाते हैं, लोकू पंडित को भी ध्यान रखना है। और भैंस को हटाकर वो सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पर बैठा। गली उस समय बिल्कुल सुनसान थी। कमेटी की कोई बत्ती न होने से वहाँ शाम से ही अंधेरा हो जाता है। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज़ करता हुआ बह रहा था। रात की खामोशी के साथ मिली हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाज़ें मलबे की मिट्टी में से निकल रही थीं। एक भटका हुआ कौवा न जाने कहाँ से उड़कर कड़ी की चौखट पर आ बैठा। उससे कड़ी के रेसे उधर उधर छितरा गए। कौवे के वहाँ उठते ना उठते बैठते। मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा उठा और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर वह फंक फड़फड़ाता हुआ उड़कर कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की ओर मुंह, मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया और उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान मुंह ही मुंह में कुत्ते की मां को गाली देकर वहां से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट गया। पहलवान के वहां से हटने पर कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की ओर मुंह करके भौंकने लगा। काफ़ी देर भौंककर जब गली में उसे कोई प्राणी चलता फिरता दिखाई नहीं दिया तो एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट आया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा। तो इस तरीके से यहाँ पर यह कहानी दी गई है। पूरी कहानी आपने सुना, मात्र 46 मिनट में हो गई। भले ही छोटी कहानी थी लेकिन आपने देख लिया तो इसमें पात्र भी वो पता चल गया आपको। इसमें जो छोटे पात्र हैं रामदासी हैं उनके बारे में आपको पता चल गया। इसमें लोकू पंडित की जो बात है उसके बारे में पता चल गया। लच्छा पहलवान है उसके बारे में आपने देख लिया। रखा पहलवान देख लिया। चिरागदीन, आसिफ, मनोरी, रामदासी, जुबैदा, किस्वर, सुल्ताना, अब्दुल गनी, ये आपने देख लिया। चिरागदीन को किसने मारा, जुबैदा, किस्वर, सुल्ताना को किसने मारा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने देखा। तो इस तरीके से कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा।